2-3 चैप्टर अभी भी तुम्हारा ड्यू है, ये तुम्हारा देवजी सर करा देगा, ठीक है। फिर मैं कैंसर के बाद तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट करूंगा। ऑलरेडी एक क्लास जनरल फार्माकोलॉजी में रिवीजन में हुआ था। उसमें तुम लोग सारे स्टूडेंट शायद थे नहीं है, वो क्रैश कोर्स के लिए थे स्पेशली। तो उसके बाद जनरल फार्माकोलॉजी का तो लगभग मैंने रिवीजन करा दिया है उस क्लास में। नेक्स्ट जो है तुम्हारा आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो जितना जिसका जितना सिलेबस कवर हुआ है, ठीक है, जनवरी तक ही नया टॉपिक पढ़ना, ठीक है। फेब्रुआरी से कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है, किसी को भी। जितना होगा जनवरी तक उतना ही पढ़ना है। फेब्रुआरी से सब लोग रिवीजन में फोकस करना, कोई नया टॉपिक पढ़ना मत जाना, ठीक है। अगर कोई टॉपिक ड्यू है भी तो भी उसको छोड़ देना है, ठीक है। नया टॉपिक पे फोकस नहीं करना है, ओनली रिवीजन पे फोकस करना है फेब्रुआरी से। तो मैं तुम लोगों का फिर अभी पूरा रिवीजन करवाऊंगा। जनरल फार्माकोलॉजी का हो गया है। आज जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का तुम लोगों का रिवीजन क्लास होगा, ठीक है। इसमें जो मैं तुम लोग को पढ़ाया था क्लास में, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में बताया था। अभी जस्ट मैं एक फ्लो में पूरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मेनली क्वेश्चन आता है, ये मैं पूरा डिस्कशन करूंगा, ठीक है। एक दो क्लास में तुम्हारा पूरा रिवीजन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एकदम से रैपिड रिवीजन, सब कुछ तुमको याद होना चाहिए कि ये चीज मैंने पढ़े थे, ये जगह पे ये होता है। इधर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने का थोड़ा सा जरूरत पड़ता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, कि कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, कौन सा रिलैक्सेशन होता है, कौन कहाँ पे कौन सा रिसेप्टर हमारा प्रेजेंट होता है, जिसके लिए उसका रिलेटेड एक्शन जो आता है, ये थोड़ा तुम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिकली याद करना पड़ेगा इसमें। ऐसे नहीं है कि तुम रट्टा मार के याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा लॉजिक लगा के याद करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ दादा। देखो ये वही चीज है जो तुम लोग पहले से पढ़े थे। मैं और भी एक बार तुम लोग को सारे चीज जितने भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर थे, सारे चीज तुम लोग को और भी एक बार मैं याद करा दूंगा, ठीक है। रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एकदम जो जो चीज मैंने पढ़ाया है सारी चीज मैं रिवाइज करवा दूंगा। एग्जाम से पहले ही हो जाएगा तुम्हारा, मार्च से पहले ही हो जाएगा, पूरा फरवरी में रिवीजन करवा दूंगा। देखो फर्स्ट स्लाइड में ये नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन तुम सबको पता है, इसमें बोलने का कोई जरूरत नहीं है कि कहाँ पे कौन सा नर्वस सिस्टम होता है। अब दो नर्वस सिस्टम हम लोग को मेनली पढ़ना पड़ता है, एक होता है ऑटोनोमिक, एक होता है सोमैटिक, जो हमारा पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल के अंदर दो नर्वस सिस्टम पढ़ना पड़ता है। ऑटोनोमिक में जितने भी हमारा मसल इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट होता है वो सब जाता है हमारा ऑटोनोमिक में, और जितने भी हमारा वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट होता है वो आता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट में मेनली हमारा स्केलेटल मसल ही आता है, जो तुम लोग को पढ़ाया गया है। एक पीएनएस का एक चैप्टर पढ़ाया गया था ना, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जहाँ पे तुम्हारा मेनली क्या है, कौन कौन सी ड्रग हमारा कॉन्ट्रैक्शन करता है, कौन कौन से हमारा डीपोलराइजिंग एजेंट है, कौन कौन से हमारा नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट है, ठीक है। यही जो क्लासिफिकेशन कराया गया था उस चैप्टर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ होता है हमारा डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट ये तुम्हारा स्पाइनल जो नार्व है, टोटल कितना नार्व है सबको पता है कि ये हमारा जो स्पाइनल नार्व होता है वो 31 पेयर होता है, टोटल में 62। और जो बोन होता है स्पाइनल बोन, वो टोटल चिल्ड्रन के केस में अगर देखा जाएगा तो 33 है, और एडल्ट में हमारा 26 है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा डिवीजन है कि कहाँ से कितना जो बोन है हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पूरा डिवीजन है, इसको देख सकते हो। इसमें तुम्हारा ये नार्व का डिवीजन है, ठीक है। सर्वाइकल तुम्हारा 8 नर्व है, थोड़ा सा 12 है, लैम्बर हमारा 1 से 5 तक है, सैक्रल हमारा 5 तक है, और कॉक्सा जो है ये 1 है, ठीक है। सर्विकल बोन के जब बात किया जाएगा तब वो 7 होता है, और नार्व के केस में वो 8 होता है, ठीक है।
इधर भी सब कुछ लिखा है, तुम ये याद कर सकते हो, ठीक है। ये सर्वाइकल रीजन में हमारा कितना है, ये बोन का बात कर रहा है, ठीक है। सर्वाइकल रीजन में हमारा क्या है, 3 बोन है, और थोरेसिक में 12 है, लैम्बर में 5 है, सैक्रल में 5 है, कॉक्सियल में 4 है। ये चिल्ड्रन का बात किया गया है, तुम्हारा 33 है। अब एडल्ट के केस में क्या होता है, ये जो सैक्रल और कॉक्सियल ये फ्यूज होके 1 हो जाता है, ये 5 बोन फ्यूज होके 1 बोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कॉक्सियल रीजन में भी जो हमारा 4 बोन है, वो फ्यूज होके 1 बोन हो जाता है, और टोटल में 26 आ जाता है, ठीक है। और जितने भी हमारा क्रेनियल नर्व है, ठीक है, क्रेनियल नर्व इधर लिखा नहीं है, ठीक है। जितने भी हमारा क्रेनियल नर्व है, जो टोटल 12 पेयर है, ये पता है तुम लोग को। अब इसमें से तुम लोग बताओ, जो हमारा थर्ड नर्व है, थर्ड क्रेनियल नर्व है, उसका नाम क्या है, थर्ड क्रेनियल नर्व का नाम क्या है। ये रिवीजन क्लास है, तो तुम लोग को सब कुछ याद होना चाहिए। बताओ थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सा है। oculomotor दादा। ओके। और सबसे बड़ा जो क्रेनियल नर्व है, उसका नाम क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा वेगस। हाईएस्ट ब्रांचेस है। वेगा से। और कौन सी नर्व जो होता है हमारा हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, वेगस दादा। वो भी वेगा से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच में एक डिफरेंस दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा डिफरेंस में, कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से, कौन से नर्व से हमारा कंट्रोल होता है, और पैरासिम्पैथेटिक कौन से नर्व से कंट्रोल होता है। तो सिंपैथेटिक में जो है, ये इसमें हमारा ओनली स्पाइनल नर्व आएगा, कोई भी क्रेनियल नर्व नहीं आएगा। थोरेसिक में T1 से लेकर एकदम से L2 से L3 तक हो सकता है। और पैरासिम्पैथेटिक में हमारा क्रेनियोसेक्रल होता है, इसमें क्रेनियल में हमारा इन्वॉल्व होता है 3 नर्व, 3, 7 और 9, 10 सॉरी 4 इन्वॉल्व होता है हमारे क्रेनियल में, और वैसे हमारा सैक्रल में होता है 3, S2, S3 और S4, ठीक है। इतना याद रखोगे, इस डिफरेंस में हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या है कि कौन से हमारा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है सिंपैथेटिक में, कौन से माइनर होता है, ये पता है। नेक्स्ट जो है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर मेनली हमारा काम करता है। तो सिंपैथेटिक की बात किया जाएगा तो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन का बात आएगा। पैरासिम्पैथेटिक की बात किया जाएगा तो हमारा एसिटाइल कोलिन आएगा। लेकिन जब ऑटोनोमिक गैंग्लिया की बात किया जाएगा, तब दोनों जगह पे हमारा एसिटाइल कोलिन ही होगा, ठीक है। कुछ हमारा न्यूरॉन होता है जो माइलिनेटेड होता है, ठीक है। माइलिनेटेड न्यूरॉन का एडवांटेज क्या है, कि इसमें जो हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, ये नॉर्मल न्यूरॉन से बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन में। नेक्स्ट है हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये पूरा टेबल को बताने के लिए मैंने एक कहानी सुनाया था तुम लोग को, कि कब हमारे बॉडी में ये सिंपैथेटिक एक्शन आता है, कब जो होता है पैरासिम्पैथेटिक आता है, ठीक है। तो जब सिंपैथेटिक एक्शन के केस में डिफरेंट जो हमारा बॉडी का ग्लैंड है, जो वाइटल ऑर्गन है, उसमें क्या चेंजेस दिखने पर लगता है, और पैरासिम्पैथेटिक में उसमें क्या चेंजेस आता है, ठीक है। हार्ट में, ब्रोंकाई में, जीआईटी ग्लैंड, स्फिंक्टर हो गया, आई हो गया, ब्लड वेसल हो गया, इन सारे इधर जितने भी लिखा है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी लिखा है ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारी चीज तुमको ध्यान में रखना है, कि हार्ट में हमारा क्या चेंजेस आता है। जब सिंपैथेटिक सिस्टम में हार्ट में हमेशा हमारा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, हार्ट रेट हो गया, कंडक्शन रेट हो गया, सब कुछ इंक्रीज होता है। पैरासिम्पैथेटिक में ये सारे सब कुछ डिक्रीज होता है। ब्रोंकाई में, सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, हमारा सब कुछ ये रिलैक्सेशन होने लगता है, ब्रोंकोडायलेशन होने लगता है, और पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। जीआईटी का बात किया जाएगा तो सिंपैथेटिक सिस्टम में ये क्या करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम में रिलैक्स होता है, एसिड सिक्रेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक में एसिड सिक्रेशन इंक्रीज होता है, जीआईटी का फॉरवर्ड मूवमेंट इंक्रीज होता है। ग्लैंड की बात किया जाएगा तो मैक्सिमम ग्लैंड हमारा रिलैक्स होता है, और पैरासिम्पैथेटिक में मैक्सिमम ग्लैंड जो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। ब्लैडर की बात किया जाएगा, ब्लैडर में दो चीज बताया था, एक होता है हमारा डिट्रूसर स्मूथ मसल, और एक आता है हमारा स्फिंक्टर। डिट्रूसर अगर स्मूथ मसल की बात किया जाएगा, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, हमारा रिलैक्स कर जाता है, जिसके वजह से यूरिन फ्लो डिक्रीज होता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में हमारा ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है ब्लैडर आगे जाके, जिसकी वजह से यूरिन फ्लो इंक्रीज होता है। और स्फिंक्टर में टोटली ऑपोजिट आएगा ब्लैडर का। आई प्यूपिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आई के बारे में। आई के बारे में सिंपैथेटिक की बात किया जाएगा तो इसमें हमेशा क्या होगा, माइड्रेसिस होगा, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक की बात किया जाएगा तो इसमें हमारा मायोसिस होगा। अब कौन सी ड्रग हमारा माइडेसिस करता है, कौन डायरेक्ट माइडेसिस करता है, कौन इनडायरेक्ट माइड्रेसिस करता है, कौन माइड्रेसिस तुम्हारा जो मायोसिस विथ सॉरी माइड्रेसिस विथ हमारा साइक्लोप्लेगिया कॉज करता है, ठीक है। एट्रोपिन जो होता है वो माइड्रेसिस विथ साइक्लोप्लेगिया कॉज करता है, सिलियरी मसल को पैरालाइज करके वो माइड्रेसिस करता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में हमारा क्या होता है, सिंपैथेटिक में कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, पैरासिम्पैथेटिक में हमारा रिलैक्स होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन हो गया, रिसेप्टर का मैकेनिज्म एक्शन हो गया, सब इसी टेबल से तुम कोरिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट आता है हमारा एसिटाइलकोलिन का सिक्रेशन। ओके, एसिटाइलकोलिन हमारा कैसे सिक्रेट होता है हमारा प्रीसिनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो एसिटाइलकोलिन के सिक्रेशन के लिए जो लगता है पहला, वो है हमारा कोलिन। ठीक है, कोलिन और एसिटाइल कोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ चैट एंजाइम goes to convert into acetylcholine। then acetylcholine का होता है हमारा वेसिकुलर अपटेक होता है, फिर वेसिकुलर अपटेक के बाद वो आगे जाके वेसिकल रैप्चर होता है और उधर से एसिटाइलकोलिन हमारा रिलीज होता है। अब कौन सी स्टेप में कौन सी हमारा फैक्टर काम कर रहा है, कौन सा हमारा जो है रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो एसिटाइलकोलिन बनना है तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है हमारा कोलिन। ठीक है, तो ये बॉडी में सही अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो ये एसिटाइल कोलिन नहीं बनेगा। आगे जाके एसिटाइल कोलिन का वेसिकुलर अपटेक जो है, वेसिकुलर अपटेक को प्रिवेंट करने वाली ड्रग जो है वो भैस्मिकोल है। ठीक है, फिर एसिटाइल कोलिन हमारा रिलीज होता है, रिलीज के टाइम पे भी कुछ ड्रग होता है जो इसका रिलीज को हमारा इनहिबिट कर सकता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन को। नेक्स्ट आगे जाके एसिटाइल कोलिन जो हमारा बोटुलिनियम टॉक्सिन है। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया से मिलता है जो हमारा रिलीज को प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा एसिटाइलकोलिन आगे जाके रिसेप्टर में बाइंड कर सकता है, तो उधर अगर एक्शन को रुकना है रिसेप्टर में तो इसका हम एंटागोनिस्ट दे सकता है। एसिटाइलकोलिन हमारा बाइंड करता है कहाँ पे, मेनली जो मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों जगह पे बाइंड कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मस्करेनिक पे है, एसिटाइलकोलिन हमारा नॉन सिलेक्टिव है तो दोनों जगह पे इसका एक्शन आता है, मस्करेनिक पे भी आता है, निकोटिनिक पे आता है। मस्करेनिक में जितने भी रिसेप्टर है, ठीक है, M1 से लेके M5 तक सारे रिसेप्टर में इसका एक्शन आता है। ठीक है, इसमें से जो M4 है और M5 है ये हमारे बॉडी में बहुत ही लेस अमाउंट पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका एक्शन ज्यादा नहीं आता है। M1 से लेकर M3 तक मैक्सिमम आता है। नेक्स्ट एसिटाइल कोलिन फिर से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है हमारा एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम के थ्रू। फिर ये क्या हो जाता है, कोलिन और एसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये कोलिन फिर से हमारा रीअपटेक हो जाता है। ठीक है, और यही हमारा क्या होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है आगे जाके एसिटाइल कोलिन फॉर्मेशन का। और जो एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज होता है ये टू टाइप का होता है, एक ट्रू एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज जो हमारा नर्व एंडिंग में प्रेजेंट होता है, एक हमारा ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्यूडो एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज। ओके, ये स्यूडो एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज जो मेनली प्लाज्मा और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, इसके वजह से, ठीक है, ये स्यूडो एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज की वजह से कभी भी एसिटाइल कोलिन को डायरेक्टली किसी पेशेंट में दिया नहीं जाता है। ठीक है, कि मान लो किसी का हार्ट रेट को डिक्रीज करना है तो डायरेक्टली हम एसिटाइलकोलिन पेशेंट को देगा तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि ये सूडो एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस हमारा ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है, जब भी ये एसिटाइलकोलिन हमारा ब्लड में जाएगा उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, तो कोई एक्शन नहीं आएगा। जैसे एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन को डायरेक्टली दिया जाता है, एड्रेनालिन इसलिए दिया जाता है क्योंकि कोई पेशेंट को अगर एनाफिलेक्टिक शॉक हो गया या फिर एकदम से पेशेंट का जो हार्ट है वो पंप करना बंद कर रहा है, ठीक है, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है इन खासतौर पे मान चलो जहाँ पे हार्ट का रेट जो है वो बहुत अमाउंट में डिक्रीज हो गया है, तब हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए एड्रेनालिन दिया जाता है। वो डायरेक्ट दिया जाता है, ठीक है, आईवी के, लेकिन कभी भी एसिटाइल कोलिन डायरेक्टली मार्केट में आता ही नहीं है कि वो पेशेंट को दे सकते हो तुम, इसलिए ही नहीं आता है स्यूडो एसिटाइल कोलिन की प्रेजेंस की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा थ्री टाइप का जो रिसेप्टर है मस्क्रेनिक, M1 M2 M3। ठीक है, M1 रिसेप्टर का मेनली हमारा प्रेजेंट कहाँ पे होता है, M1 रिसेप्टर मेनली हमारा एसिड सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेनली हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड पे जो होता है प्रेजेंट होता है M1 रिसेप्टर। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, हमारा जीपीसीआर रिसेप्टर है। M1 रिसेप्टर हमारा IP3 डैग पाथवे फॉलो करता है और इसका एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का नाम आगे बता रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा M2 रिसेप्टर, मेनली हार्ट पे प्रेजेंट होता है। M2 रिसेप्टर ये क्या होता है, ये हमारा जीआई प्रोटीन मीडिएटेड होता है, जब भी एगोनिस्ट बाइंड करता है इसका एक्टिविटी क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन रेट को रिड्यूस कर देता है, रिलैक्सेशन कॉज करता है। M3 रिसेप्टर जो होता है ये हमारा डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होता है, चाहे आई पे प्रेजेंट होता है, हमारा ब्लड वेसल पे प्रेजेंट होता है, आगे जाके हमारा डिफरेंट जो ग्लैंड है ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, और ये भी हमारा IP3 डैग पाथवे जो है फॉलो करता है। एनएम रिसेप्टर हो गया, एनएम रिसेप्टर हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, एनएम रिसेप्टर हमारा ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके न्यूरोमस्कुलर जितने भी हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ड्रग पड़े थे, ठीक है,
जितने भी डिपोलराइजिंग एजेंट थे, नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट थे, वो सब ड्रग इसी रिसेप्टर के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। एनएम रिसेप्टर में ये देखो, ये ड्रग उधर हम लोग पढ़े थे, ठीक है, टीओक्यूरेनियम, रैपाक्यूरेनियम, रोक्यूरेनियम, वैनक्यूरेनियम, ये जितने भी ड्रग थे वो सारे एनएम रिसेप्टर का क्या थे, एंटागोनिस्ट। एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, टोटली मसल में जो है पैरालिसिस आ जाएगा, ठीक है, रिलैक्स हो जाएगा मसल। और एनएम रिसेप्टर का जो है एंटागोनिस्ट का नाम क्या है, हेक्सामेथोनियम और ट्राइमेथोफेन, ठीक है, हेक्सामेथोनियम और ट्राइमेथोफेन। और निकोटीन जो है ये नॉन सिलेक्टिव एगोनिस्ट है हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि निकोटीन जो है ये नॉन सिलेक्टिव एगोनिस्ट है, दोनों जगह पे बाइंड करता है, ठीक है, एनएम और एनएन। नेक्स्ट आता है कुछ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का नाम हमारा मस्करेनिक रिसेप्टर का। मस्करेनिक रिसेप्टर का जो M1 है, M1 के लिए ओटीपी, ये ट्रिक मैंने बताया था तभी भी कि ओ से तुम्हारा याद हो जाएगा ऑक्सीट्रिमोरिन और टी से टेलेंजेपाइन और पायरेंजेपाइन। तो टेलेंजेपाइन और पायरेंजेपाइन हमारा सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है और ऑक्सीट्रिमोरिन जो है ये हमारा एगोनिस्ट है। क्लियर। नेक्स्ट M2 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर में कौन सा आता है हमारा, मेथाकोलिन आता है जो सिलेक्टिव एगोनिस्ट है। और एंटागोनिस्ट में आता है हमारा मेथोट्रामाइन और ट्रिप्टामाइन। नेक्स्ट आता है M3 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर में BDS ट्रिक याद कर सकते हो, बी से बेथानिकॉल आ जाएगा जो एगोनिस्ट है, और एंटागोनिस्ट में आएगा हमारा डारिफेनासिन और सोलिफेनासिन। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ रिसेप्टर का लोकेशन, ठीक है, लोकेशन मैंने पहले ही बता दिया कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इधर फिर से वही लोकेशन लिखा है और उससे रिलेटेड एक्शन लिखा है। नेक्स्ट आता है हमारा कोलिनर्जिक ड्रग की क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जितने भी कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं पहले हम एगोनिस्ट देख लेंगे, फिर हम देख लेंगे एंटीकोलिनिस्ट। एगोनिस्ट को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक कोलिनेस्टर है, एक हमारा कुछ अल्कलॉइड से जो प्लांट से मिलता है। तो कोलिनेस्टर में हमारा एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन आएगा और बेथानिकोल और कार्बाकोल आएगा, ठीक है। इसमें से एसिटाइल कोलिन हमारा नॉन सिलेक्टिव है, ये जो मेथाकोलिन है, मेथाकोलिन हमारा M2 का सिलेक्टिव है और बेथानिकोल जो है M3 का सिलेक्टिव एगोनिस्ट है। कुछ अल्कलॉइड्स आता है, मस्कराइन, पिलोकार्पिन और हेरिकोलिन, ठीक है, ये तीनों हमारा प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट आता है एंटीकोलिन, ठीक है, ये हमारा एसिटाइलकोलिन के ब्रेकडाउन को क्या करता है, जो एंजाइम करता है उस एंजाइम को प्रिवेंट करता है, ठीक है। नो बाइंड ऑन द रिसेप्टर, ठीक है, नो बाइंड ऑन रिसेप्टर, ये एंटागोनिस्ट नहीं है, याद रखना। एसिटाइल एंटीकोलिन में जितना भी ड्रग आएगा ये कोई भी एंटागोनिस्ट नहीं है, कोई भी हमारा आगे जाके रिसेप्टर में बाइंड नहीं करेगा, ओनली एंजाइम को इनहिबिट करेगा। इसमें दो क्लास आएगा, एक आएगा रिवर्सिबल, एक आएगा हमारा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में कौन कौन सा आएगा, रिवर्सिबल में इसमें डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, रिवर्सिबल में याद रखना कि ये क्या करता है, जो एंजाइम को ब्लॉक करता है वो आगे जाके एंजाइम फिर से दोबारा एक्टिवेट होता है, लेकिन इरिवर्सिबल में एंजाइम को एकदम परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। और जब इरिवर्सिबल का पॉइजनिंग होता है तो उसके पॉइजनिंग में हम 2 पैम यूज करता है, 2 पैम बोले तो 2 पार्लीडॉक्साइम हम यूज करता है जो फिर से एंजाइम को रिएक्टिवेट करेगा। तो कार्बामेट में हमारा क्या आएगा, जितने भी फाइजोस्टिग्मिन आएगा, नियोस्टिग्मिन आएगा, फेरिडोस्टिग्मिन आएगा, एड्रोफोनियम, एड्रोफेनियम जो है हमारा शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, जितने भी ड्रग है इस क्लास में सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग आता है एड्रोफेनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनापिजिल, गैलेंटामाइन। और टैक्रिन जो है ये बहुत ज्यादा हेपाटोटॉक्सिसिटी के वजह से अभी बहुत ही कम अमाउंट में यूज होता है, वो एक्चुअल में यूज होते थे हमारे एल्जेमर में टैक्रिन, अभी हेपाटोटॉक्सिसिटी की वजह से बहुत कम यूज होता है। इरिवर्सिबल में जितने भी है इसमें से कुछ हमारा इंसेक्टासाइड आएगा, कुछ हमारा जो है गैस रहेगा, ठीक है, या इनर्ट गैस भी रहता है। ये इकोथायपेट इरिवर्सिबल में एक ऐसा ड्रग है जो थेराप्यूटिकली यूज होता है, ठीक है, बाकी कोई भी ड्रग हमारा थेराप्यूटिकली इस क्लास की इरिवर्सिबल क्लास की यूज नहीं होता है। टैबून, सेलिसोमन, ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारा नार्व गैस है, ये तीनों हमारा नार्व गैस है, इनर्ट गैस है। और जो इकोथायपेट है यही एक ड्रग है इस क्लास की जो थेराप्यूटिकली हमारा यूज होता है। अब इसमें से ये जो रिवर्सिबल क्लास है, रिवर्सिबल क्लास में से कुछ ड्रग जो है हमारा आगे जाके अल्जाइमर डिजीज में यूज होता है, जो न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, उसमें से हमारा रिवास्टिकमाइन, डोनापिजिल, गैलेंटामाइन और टैक्रिन, ये 4 ड्रग जो है आगे जाके हमारा अल्जाइमर में यूज होता है। इसमें से कुछ होता है हमारा लिपिड सोल्यूबल होता है, कुछ होता है हमारा वाटर सोल्यूबल, ठीक है। लिपिड सोल्यूबल कौन कौन सी ड्रग होता है तुम लोग बताओ इस क्लास में। दादा पेन বলেছিল পাইরিডোস্টিগমিন এট্রোফোনিয়াম এন্ড নিউস্টিগমিন। न्यूस्टिक में, तो ये तीनों को छोड़ के जितने भी ड्रग है वो हमारा सब क्या होगा, वाटर सोल्यूबल होगा। इसमें से जो फाइजोस्टिग्मिन है ये नेचुरल है, कौन से प्लांट से मिलता है ये फाइजोस्टिग्मिन,
कौन सी प्लांट से मिलता है फाइजोस्टिग्मिन? फाइजोस्टिग्मा वेनेनोसम। ओके, फाइजोस्टिग्मा वेनेनोसम प्लांट से मिलता है, अल्कलॉइड से। नेक्स्ट आता है हम एक एक ड्रग और उसका रिलेटेड जो लोकेशन और एक्शन। ठीक है, बेथानिकल पहले भी बताया था कि बेथानिकल हमारा सिलेक्टिव M3 रिसेप्टर है, मेन इसका एक्शन हमारा ब्लैडर पे दिखता है। ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन करता है क्योंकि M3 रिसेप्टर मैंने पहले बताया था जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेथाकोलिन M2 रिसेप्टर का सिलेक्टिव, ये क्या है, M2 रिसेप्टर का सिलेक्टिव एगोनिस्ट है, तो हार्ट में जाके बाइंड करेगा। जीआई प्रोटीन मीडिएटेड है, जीआई प्रोटीन मीडिएटेड है, तो ये हमारा हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। तो यूज फॉर ट्रैकीकार्डिया। ठीक है, ये यूज लिखा है, ठीक है, ये कॉज नहीं करता है ट्रैकीकार्डिया, ये ट्रैकीकार्डिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ये खुद ब्रैडीकार्डिया कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कार्बाकोल, ये कॉमन है, दोनों जगह पे इसका एक्शन आता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन की तरह। नेक्स्ट आता है मस्करिन, ये भी हमारा इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो मस्करिन जो है ये हमारा एक पॉइजनस मशरूम है। ठीक है, और इसके एंटीडोट के लिए हम थायोटिक एसिड जो है यूज कर सकता है। मस्करिन के एंटीडोट के हिसाब से हम थायोटिक एसिड यूज कर सकता है, ये एक पॉइजनस मशरूम है। नेक्स्ट आता है हमारा पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन भी एक प्लांट से मिलता है, हम लोग प्लांट का तुम लोग नाम बताओ और ये किस टाइप का अल्कलॉइड है वो भी बताओ। पिलोकार्पिन जो है ये हमारा M3 रिसेप्टर में काम करता है और ये हमारा मायोसिस कॉज करता है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, मेनली ये यूज होता है ग्लाउकोमा में। ठीक है, और इसको जो है आई में यूज किया जाता है, आई का ऑक्यूसट रीजियन में यूज किया जाता है। ठीक है, आईडीसल ऑक्यूसट में जो ड्रग हमारा यूज होता है वो पिलोकार्पिन यूज होता है। ये देखो, हाँ ऑक्यूसेट तो लिखा ही है, ऑक्यूसेट इज सस्टेन, इसमें सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है और ड्रग जो रहता है उसमें प्रिलोकार्पिन रहता है। ठीक है, प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एरिकोलिन, ये भी हमारा क्या प्लांट से मिलता है। ठीक है, ये कॉग्निटिव एनहांसर के रूप में यूज होता है। पिलोकार्पिन किस टाइप का अल्कलॉइड है? दादा इमिडाजोल। यस, इमिडाजोल। और इमिडाजोल अल्कलॉइड्स का तुम्हारा प्रिकॉसर क्या है? हिस्टिडिन। यस, हिस्टिडीन है। ये सारे चीज याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इनडायरेक्टली एक्टिंग ट्रैक। इनडायरेक्टली एक्टिंग ट्रैक में जितने भी आएगा ये सब हमारा क्या है, इनडायरेक्टली बोले तो ये सब हमारा वही एंजाइम इनहिबिटर है। ठीक है, जो हमारा एसिटाइल कोलिन एंजाइम था उसको इनहिबिट करेगा, उसको इनहिबिट करने की वजह से एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। देखो फिर फाइजोस्टिग्मा वेनेनोसम से ऑब्टेन होता है, यह हमारा टर्शियरी एमीन है। अब जितने भी वाटर सोल्यूबल है ये सब टर्शियरी एमीन डेरिवेटिव होगा, जितने भी हमारा लिपिड सोल्यूबल है ये जो है। वॉइस क्लियर है सबके पास? है दादा। ये तो देखो लिपिड सॉल्यूल में तीन ड्रग के नाम बताया गया था, पीईएन, पाइरिडोस्टिग्माइन, एड्रोफोनियम और हमारा नियोस्टिग्माइन। तो जितने भी हमारा वॉइस में कोई प्रॉब्लम जा हो रहा है? ना दादा प्रॉब्लम হয়নি। तो जितने भी हमारा लिपिड सोल्यूबल होगा, लिपिड सोल्यूबल में सब रहेगा हमारा टर्शियरी अमीन डेरिवेटिव, और वाटर सोल्यूबल में हमारा रहेगा क्वाटरनरी अमोनियम डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये नियोस्टिग्माइन जो है ये सिंथेटिक है, याद रखना। फाइजोस्टिग्माइन हमारा नेचुरल है, लेकिन नियोस्टिग्माइन जो है ये सिंथेटिक है। दोनों का मैकेनिज्म एक्शन सेम है लेकिन यूज थोड़ा अलग अलग जगह पे होता है। ठीक है, ये जो फाइजोस्टिग्माइन है अगर कहीं पे भी ये एट्रोपिन का पॉइजनिंग पूछा गया है, ठीक है, याद रखना एट्रोपिन का पॉइजनिंग पूछा गया है तो आंसर जो है हमारा फाइजोस्टिग्मिन ही होगा। और फाइजोस्टिग्मिन का पॉइजनिंग अगर पूछा जाएगा तो आंसर एट्रोपिन होगा, लेकिन ये रिवर्सिबल के लिए है। अगर पूछा गया कि कोई भी इरिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग तुमने यूज किया है, कोई भी ड्रग उठा लो उधर से जितने भी नाम थे तुम्हारा, जैसे मान लो जो इकोथाइपेट थे, ठीक है, तो इकोथाइपेट क्या अगर पॉइजनिंग हुआ है तब क्या यूज होगा, तब तुम्हारा वो टू प्रेलिडॉक्साइम यूज होगा। ठीक है, तब टू प्रेलिडॉक्साइम जो है यूज होगा। और ऑप्शन में अगर टू प्रेलिडॉक्साइम और एट्रोपिन दोनों है तो बोथ का जो ऑप्शन रहेगा तो बोथ में आंसर करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एड्रोफोनियम, ये वाटर सोल्यूबल होता है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होता है, मास्टीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में यूज होता है। ठीक है,
मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लास्ट में है इस चैप्टर की, जिसमें ट्रीटमेंट में हमारा नियोस्टिग्माइन यूज होता है और डायग्नोसिस में हमारा एड्रोफोनियम यूज होता है। ये एक लौता ड्रग है जो हमारा डायग्नोसिस में यूज होता है। बाकी सारे ड्रग जो जितने भी कोलॉजी में पढ़ोगे तुम, वो सब ड्रग क्या ट्रीटमेंट में यूज होता है, डिजीज को ट्रीट करने के लिए। लेकिन एड्रोफोनियम एक ऐसा ड्रग आता है जो तुम्हारा डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्लिन, जो लिपिड सोल्यूबल होता है, अल्जाइमर में यूज होता है, लेकिन हेपाटोटॉक्सिसिटी बहुत है इसमें। ठीक है, इसके वजह से ये बहुत कम यूज होता है। नेक्स्ट आता है ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा अभी नहीं। ग्लाउकोमा और अल्जाइमर और मायस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, ये तीनों आता है हमारा रिलेटेड टू एएनएस डिसऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एंटीकोलिनर्जिक। अभी तक जितने भी ड्रग तुम लोग को पढ़ाया गया है ये सब कोलिनर्जिक मतलब मस्करिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट था। अब कुछ ड्रग ऐसे देखोगे जो हमारा मस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है। ठीक है, ये ड्रग का मेन काम क्या है, ये सब रिसेप्टर ब्लॉकर है, एंटीकोलिस्टेरॉल रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं है। इसमें जो एक ही ड्रग आता है मेन ड्रग इस क्लास में, वो है हमारा एट्रोपिन। ठीक है, वो है हमारा एट्रोपिन है। और ये जो एट्रोपिन है ये हमारा कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। ठीक है, इसके साथ एसिटाइलकोलिन का कंपटीशन में ये इन्वॉल्व होता है और आगे जाके ये बाइंड करता है एसिटाइलकोलिन को, रिसेप्टर से डिस्प्लेस करता है। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है हमारा एसिटाइलकोलिन के। अब जितने भी इस क्लास में ड्रग पढ़ोगे वो सब हमारा क्या होगा, एट्रोपिन का ही डेरिवेटिव है। ठीक है, वो सब ड्रग जो है हमारा एट्रोपिन का डेरिवेटिव है। ये देखो इधर जितने भी ड्रग का नाम बताया जाएगा ये सब एट्रोपिन डेरिवेटिव है। अब एट्रोपिन डेरिवेटिव अलग अलग डेरिवेटिव हमारा अलग अलग जगह पे यूज होता है। ठीक है, अलग अलग डिजीज में अलग अलग सिचुएशन में जो है यूज होता है। जैसे पहला वाला छोड़ो, सेंट्रल वाला। नेक्स्ट पहला देखो कि ऑप्थेल्मिक एंटीकोलिनर्जिक। ऑप्थेल्मिक एंटीकोलिनर्जिक में जो यूज होता है हमारा होमाट्रोपिन और ट्रोपिकामाइड। ठीक है, होमाट्रोपिन ट्रोपिकामाइड और एक आता है साइक्लोपेंटालोट भी आता है। ठीक है, तुम्हारा जो कल का टेस्ट था उसमें शायद ये क्वेश्चन था साइक्लोपेंटालोट वाला। ठीक है, ये मेनली चिल्ड्रन पे ज्यादा यूज होता है। तो ये यूज कहाँ पे होता है, एट्रोपिन के बारे में एक चीज मैं बोल देता हूँ कि जो तुम्हारा फार्माकोग्नोसी है, जो एट्रोपा बेल्लाडोना वाला जो प्लांट है जो अल्कलॉइड्स के स्टार्टिंग में है, उधर एट्रोपिन को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मतलब उसका जो सोर्स है, क्या सोर्स होता है, उसका जो सिनोनिम है, उस प्लांट का सिनोनिम क्या है, स्टोमाटा वगैरह ट्राइकोम जितने भी जो कुछ भी है, एट्रोपिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बेलाडोना प्लांट को अच्छे से पढ़ लेना। नॉट ओनली बेलाडोना, जितने भी ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के अंदर आता है वो सारे प्लांट को अच्छे से देख लेना, कौन सा रिंग उसमें प्रेजेंट है। उसमें टू रिंग प्रेजेंट होता है, दोनों ही हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, एक उसमें बाइसाइक्लिक रिंग भी होता है शायद। उसका प्रिकॉसर क्या है, प्रिकॉसर ऑर्निथिन और फिनाइलिन दोनों होता है। तो अच्छे से देख लेना जितने भी है, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देख लेना। और दोनों जगह पे तुमको काम आएगा, कॉग्निटिव में भी आएगा और कोलॉजी में भी आएगा। तो ऑप्थेल्मिक एंटीकोलिनर्जिक में दो हमारे तीन डेरिवेटिव इसका यूज होता है, हुमाट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट। ठीक है, ये मेनली क्या करता है, जो आई का सिलियरी मसल है उसको हमारा पैरालिसिस करके साइक्लोप्लेगिया करके माइड्रेसिस कॉज करता है। ठीक है, ये यूज कहाँ पे होता है, जब भी तुम डॉक्टर के पास जाते हो, कोई आई की जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर देखने से पहले एक ड्रॉप दिया जाता है पेशेंट को, इसलिए दिया जाता है कि प्यूपिल डायलेट हो जाए, डॉक्टर को अच्छे से दिखेगा प्रॉब्लम क्या है इसकी। ठीक है, तो प्यूपिल डायलेट करने के लिए ये इसका जो डेरिवेटिव है जितने भी ये सब यूज होता है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी एंटीकोलिनर्जिक। रेस्पिरेटरी एंटीकोलिनर्जिक हमारा करता क्या है, रेस्पिरेटरी एंटीकोलिनर्जिक जो है ये ब्रोंको डायलेटर का काम करता है। दोनों डेरिवेटिव है तुम्हारा ट्राइट्रोपियम इप्राटोपियम। ठीक है, मेनली दोनों यूज होता है, ट्राइटोपियम इप्राटोपियम। ये दोनों ही हमारा इनहेलेशन रूट में ज्यादा यूज होता है। अस्थमा में तुम लोग पढ़े होंगे कि ट्राइट्रोपियम इप्राटोपियम इनहेलेशन रूट में दिया जाता है, सीओपीडी और अस्थमा दोनों जगह पे यूज होता है ये। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंटीस्पास्मोडिक। ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंटीस्पास्मोडिक या एंटीस्पास्मोडिक वाला जितने भी ड्रग है ये हमारा क्या करता है, जीआईटी का पेरिस्टालसिस मूवमेंट को डिक्रीज करता है। और जो मसल क्रैम्प होता है, ठीक है, मेनली मसल क्रैम्प के लिए ये यूज होता है। जो मसल क्रैम्प्स होता है जीआईटी का, जिसकी वजह से पेन फील होता है, तो उसको रिड्यूस करता है, मसल क्रैम्प को ये रिड्यूस करता है। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो हमारा डाइसाइक्लोमीन है। ठीक है, डाइसाइक्लोमीन और प्रोपैनथिलीन, डाइसाइक्लोमीन और प्रोपैनथिलीन जो है सबसे ज्यादा इसमें यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा जेनिटो यूरिनरी एंटीकोलिनर्जिक। जेनिटो यूरिनरी एंटीकोलिनर्जिक में जितने भी ड्रग है ये हमारा क्या आता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हमारा काम करता है M3 रिसेप्टर के थ्रू जो हमारा ब्लैडर में प्रेजेंट है।
नेक्स्ट आता है कार्डियोवास्कुलर एंटीकोलिनर्जिक। कार्डियोवास्कुलर में एट्रोपिन यूज होगा, जो सारा जितने भी फीचर थे हमारे हार्ट का, हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंडक्शन, इन सबको इंक्रीज करता है ये। नेक्स्ट आता है हमारा प्री है, कुछ आता है एट्रोपिन डेरिवेटिव जो प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन में यूज होता है। प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन क्यों दिया जाता है पेशेंट को? पेशेंट का जो एंजाइटी है, उसका जो टेंशन है, उसका जो फियर है, उसका जो सिक्रेशन है, चाहे तुम्हारा वैगल सिक्रेशन हो या ब्रोंकियल सिक्रेशन हो, ये सब को रिड्यूस करने के लिए उसको प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन दिया जाता है, बिफोर एनास्थेसिया मेडिकेशन। तो कौन कौन सी यूज होता है? जैसे हमारा ग्लाइकोपाइरोलेट यूज होता है, ये एट्रोपिन डेरिवेटिव है, ये हमारा सिक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। अब ये जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है, ये निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, अभी ने प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि हेक्सामेथोनियम और ट्राइमिथोफेन ये जो है हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है। और हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में ये सब तुम सोमैटिक नर्वस सिस्टम में पढ़े हो, जितने भी हमारा डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट है, ठीक है। कुछ डिपोलराइजिंग है, कुछ नॉन डिपोलराइजिंग है, और कुछ थे हमारा डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट, और कुछ हमारा सेंट्रली एक्टिंग एजेंट भी था उसी चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है एट्रोपिन का कुछ डेरिवेटिव। इधर जितने भी, देखो ये एट्रोपिन के बारे में ही लिखा है शायद, हाँ, डेड नाइट, ये सब देख लेना कॉग्नोसी में कि ये एट्रोपा बेलेडोना प्लांट से मिलता है, ये डेड नाइट से इसका ये होता है, सिनोनिम होता है। और भी सिनोनिम हो सकता है, इसको छोड़ के भी वो सब सिनोनिम देख लेना। एक्शन मेनली क्या आता है? ये माइग्रेसिस कॉज करता है, साइक्लोप्लेगिया कॉज करता है, और इसका जो एडवर्स इफेक्ट है इधर है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यही से क्वेश्चन पूछा जाता है एट्रोपिन का, कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ठीक है। ये एडवर्स इफेक्ट इसका अच्छे से याद रखना, इसका एडवर्स इफेक्ट से कोरिलेट करके बार बार क्वेश्चन आता है, तुम लोग देखे हो, टेस्ट दिए हो, हर एक टेस्ट में इसका एडवर्स इफेक्ट से एक क्वेश्चन रहता है। तो एडवर्स इफेक्ट क्या है? मेनली ड्राई माउथ है, हॉट ड्राई स्किन है, एकोमोडेशन पैरालिसिस है, ट्रैकीकार्डिया है, यूरिनरी रिटेंशन है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन है, और एटाक्सिया, ठीक है। तो इतना जो है धतूरा से तुम याद कर सकते हो, इसका पूरा एडवांस इफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी 3-4 लाइन का एक क्लिनिकल सिम्टम्स वाली क्वेश्चन तुमको दे दिया जाएगा कि पेशेंट को ये पेशेंट दवाई लिया था, पेशेंट को ये प्रॉब्लम था, फिर दवाई लेने के बाद पेशेंट का जो है वो मुंह सूख गया है, पेशेंट का जो है हार्ट रेट बढ़ गया है, तो आप बताओ कि कौन सी दवाई पेशेंट को दिया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पेशेंट को हुआ है। तो मुंह सूख गया है, ड्राई माउथ हुआ है, हार्ट रेट इंक्रीज हुआ है, तुरंत तुमको लगाना है कि ये एट्रोपिन का एडवर्स इफेक्ट में दिखता है, तो पेशेंट जरूर जो है एट्रोपिन या फिर एट्रोपिन का कोई भी जो डेरिवेटिव, अभी तक मैंने जितने बताया, कोई भी डेरिवेटिव लिया था, नहीं तो एट्रोपिन ही लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट। गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट में मैंने बताया था कि गैंग्लिया में हमारा रिसेप्टर जो होता है वो मेनली एन एन रिसेप्टर जो होता है प्रेजेंट होता है। तो उसका जो दो ब्लॉकर है मेनली इंपॉर्टेंट है, एक्सामेथोनियम और ट्राइमेथोफेन, छोड़ के भी कुछ ब्लॉकर है जो हमारा कुछ स्मोकिंग सीजेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। जैसे हमारा हो गया, ये केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, कुछ हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, कुछ एमीन है, कुछ हमारा मोनोसल्फोनियम कंपाउंड है। तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में दो आता है, हेक्सामेथोनियम और पेंटोलिनियम। एमीन डेरिवेटिव में आता है हमारा मिकामाइलामीन, जो स्मोकिंग सीजेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये वेरनाक्लिन भी हमारा स्मोकिंग सीजेशन के लिए यूज होता है। आगे जाके इसमें एक ड्रग पड़ा था बुप्रोपियोन, हमारा साइकोसिस में बुप्रोपियोन, और बुप्रोपियोन भी हमारा स्मोकिंग सीजेशन के लिए यूज होता है। तो 3 ड्रग टोटल में तुम पूरा कोलोजी में पढ़ोगे जहाँ पे स्मोकिंग सीजेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। उसमें से याद रखना, एक ही ड्रग है जो मिकामाइलामीन है, यही एक ही ड्रग है जो हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करता है, बाकी दो ड्रग हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम नहीं करता है, ठीक है। ओबुप्रोपियोन नहीं करता है, वार्नेक्लिन करता है, लेकिन ये पार्शियल एगोनिस्ट है, ठीक है। ये एगोनिस्ट नहीं है, ये निकोटिनिक पे काम करता है उसका अल्फा 4 बीटा 2 में, लेकिन ये पार्शियल एगोनिस्ट है। और वो जो बुप्रोपियोन है वो भी हमारा पार्शियल वाला ही थे, स्मोकिंग सेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। मिकामाइलामीन एक लौता ड्रग है जो एगोनिस्ट है, फिर भी इसका एक्शन को जो है रिवर्स कर पाता है। मोनोसल्फोनियम कंपाउंड में एक ही ड्रग आएगा हमारा, ट्राइमेथोफेन, क्लियर है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एड्रिनर्जिक सिस्टम। अभी तक बताओ किसी का कुछ डाउट है? कितना पढ़ाया एड्रिनर्जिक सिस्टम, तुम्हारा नेक्स्ट दिन होगा, किसी का कुछ डाउट দাদা है? দাদা বলছি যে লাস্টে ওই স্মোকিং সিজেশনের পয়েন্টগুলো একটু রিপিট করো। ओके।
स्मोकिंग सीजन में टोटली हमारा 3 ड्रग यूज होता है जो तुम कोलोजी में पढ़ोगे। एक तो आ गया हमारा मिकामाइलेमिन, देखो इधर लिखा है, ठीक है। एक आ गया उसके नीचे लिखा है वार्निक्लिन, और एक आता है हमारा बुप्रोपियन। इसमें से ये वाला जो है एंटागोनिस्ट है। वार्निक्लिन पार्शियल, ये पार्शियल एगोनिस्ट है। बुप्रोपियन भी जो है हमारा पार्शियल एगोनिस्ट में काम करता है। यही एक जो है एंटागोनिस्ट है, दोनों हमारा पार्शियल एगोनिस्ट है, जो तीनों ड्रग जो है हमारा टोटल में स्मोकिंग सीजन के लिए यूज होता है। और किसी का कुछ डाउट है? क्रैश कोर्स वाला कोई स्टूडेंट तुम्हारा कुछ डाउट है? क्योंकि तुम्हारे लिए ये पहले बार है, बाकी ये स्टूडेंट तो प्रीवियस क्लास में भी थे जब मैंने कराया था ये। हो सकता है तुमको थोड़ा स्पीड लग सकता है कि मैं ज्यादा जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो पूरा रिवीजन करवाना है तो थोड़ा मुझे फास्ट ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर अगर डाउट नहीं है तो तुम लोग अच्छे से रिवीजन करो, आज के लिए इतना तक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैंने एएनएस का जो जितने भी ड्यू रिवीजन रहेगा ये करवाऊंगा, और सबसे पहले जो केमोथेरेपी का पार्ट जो बाकी है अभी भी कैंसर का, पहले वो करवा दूंगा। फिर मैं एएनएस का ये जो रिवीजन जहाँ पे खत्म हुआ है, इसके बाद एड्रेनार्जिक सिस्टम पे फिर से इसका रिवीजन जो है स्टार्ट करूंगा। क्लियर है? चलो। थैंक यू दादा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।